नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर दूंगा। हम समझेंगे कि हिस्ट्री जो होती है एक्चुअल में उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और किस तरीके से हम हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और क्या होती है हिस्ट्री, और कितने सेगमेंट्स में, कितने पार्ट में जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को हम कितने सेगमेंट्स, कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक शब्द जिसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं आपसे, हिस्ट्री तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है ये किस टाइप का वर्ड है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर हिस्ट्री ग्रीक वर्ड है। और हिस्ट्री का जो हिंदी मीनिंग हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, इतिहास क्या हो गया? एक संस्कृत का शब्द हो जाएगा। हिस्ट्री क्या हो जाएगा? एक ग्रीक वर्ड हो जाएगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहें तो व्हाट इज द मीनिंग, हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? तो टू नो अबाउट पास्ट। हिस्ट्री का मीनिंग क्या हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं? टू नो अबाउट, अबाउट पास्ट। टू नो अबाउट पास्ट यानी जो बीत गया उसको जानना। जो बीत गया, जो बीत गया उसे जानना क्या कहलाता है? आपका हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, जो बीत गया उसको जानना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। अभी जो हिस्ट्री है, कई चीजें आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज का जन्म कहीं ना कहीं से होता है, हर किसी चीज का जन्मदाता भी होता है। तो ऐसे ही जो हिस्ट्री है हमारा, हिस्ट्री, हिस्ट्री का जन्मदाता किसको कहा जाता है? या फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहेंगे भाई? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। हेरोडोटस वॉज द फादर ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने पहली बार अपनी एक बुक लिखी थी। और हेरोडोटस की जो बुक है उस बुक का नाम क्या था? हेरोडोटस की जो बुक थी, बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका वाज रिटन बाय हेरोडोटस। अभी हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? ये एक ग्रीक विद्वान हुआ करते थे, ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे। और आपने इतिहास में एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हेरोडोटस जो है, इनकी जो डेथ है, इन हेरोडोटस की डेथ कब होती है? इनकी डेथ होती है 424 बीसी के पास। ठीक है, 424 बीसी। और एलेक्जेंडर द ग्रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, एलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, एलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ये भारत पर अटैक करता है 327 बीसी के आसपास अटैक करता है। ठीक है, और 325 बीसी तक ये भारत में रहता है। फाइनली इसके बाद ये भारत से चला जाता है। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं इसके 100 साल से, इस एलेक्जेंडर से जो एरा है उसके 100 साल पहले हेरोडोटस नाम का एक व्यक्ति जो कि ग्रीक में रहा करता था, उसने एक बुक लिखी, हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका बुक के अंदर आपका जो सोर्स आपको देखने को मिलता है वो सोर्स क्या होते हैं? यहाँ पर बात करी जाती है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक।
किसकी बात करी जाती है? रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक, ठीक है। भारत और जो ग्रीक है, ठीक है, उनके बीच के संबंध, व्यापारिक संबंध उस समय के, उस जोग्राफिकल जो रिलेशन हुआ करते थे, जोग्राफिकल इंडिकेशन, या फिर वहाँ का इकोनॉमी कैसे वर्क करती थी, सोसाइटी कैसे थी, वो सारा कुछ इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आता है आपका हिस्ट्री को, हिस्टोरिका से हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री जो है इंडियन कंटेस्ट में अगर हम जानना चाहें, इंडियन कंटेस्ट में हमारे पास में हिस्ट्री कितने प्रकार से हो सकती है, तो आपका जो हिस्ट्री है इंडियन कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम हिस्ट्री को जानना चाहें तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके दो हिस्सों होंगे, ठीक है। पहला हिस्सा पहला हिस्सा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मीन्स पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत। एक ऐसे स्रोत जिसको मानव ने खोजा, जिसको मानव ने खोजा, ठीक है। तो हिस्ट्री को जानने के एक तरीका तो ये होता है कि जो मानव ने किसी चीज की खुदाई करी, वहां से कुछ बस्तियां निकली, कुछ स्टोन निकले, मेटल्स निकला, उस समय की सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी मिलना, ये बताता है कि ये एक हिस्टोरिकल सोर्स हो जाता है, ठीक है। चाहे उस समय के लोग जो हैं वो किस टाइप का हंटिंग टूल इस्तेमाल करते थे, ठीक है, हंटिंग टूल इस्तेमाल करते थे, तो टूल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि उस समय के लोगों का सोसाइटी किस तरीके से वर्क कर रही होगी। या उस समय से रिलेटेड कोई हमें पेंटिंग मिल जाए, कोई पेंटिंग मिल जाए, ठीक है, तो हम बता सकते हैं। या उस समय से रिलेटेड हमें कोई टाउन की जानकारी मिल जाए तो हम बता सकते हैं, ठीक है। या उस समय से रिलेटेड हमें करेंसी मिल जाए, करेंसी मिल जाए तो हम करेंसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि उस समय की जो सोसाइटी थी वो कैसे वर्क कर रही थी, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत एक जरिया हो सकता है इतिहास और हिस्ट्री को जानने के लिए। और दूसरा हमारे पास में क्या सोर्स हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में सोर्स हो सकता है, एक तरीके से आप कहेंगे साहित्यिक स्रोत, ठीक है। क्या हो जाएगा? लिटरेचर। लिटरेचर यानी लिटरेचर सोर्स, लिटरेचर सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक साहित्यिक स्रोत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? साहित्यिक स्रोत हो जाता है। अब अगर आप ये जानना चाहें कि साहित्यिक स्रोत के अनुसार हम भारत को कैसे जाने, तो इसको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत, एक हिस्सा जो कि भारतीयों के द्वारा लिखा गया हो, यानी भारतीय स्रोत जो होते हैं, ठीक है, भारतीय स्रोत। कुछ ऐसी बुकें जो भारतीयों के द्वारा लिखी गई, और कुछ ऐसी बुक जो विदेशियों के द्वारा लिखी गई, तो वो जाता है विदेशी स्रोत। क्या हो जाएगा? वो विदेशी स्रोत हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा आपका फॉरेन, आपके जो सोर्सेस हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर भारतीय स्रोतों में हम किस किस चीज को ले सकते हैं, तो जैसे हम बात करें कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो बुक है, क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है दोस्तों? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है ये हमारे ही एक इंडियन राइटर हुआ करते थे, ठीक है, कौटिल्य। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी उसमें ये प्रोफेसर हुआ करते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, जो उस समय की सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर और उस समय की इकोनॉमी के बारे में बात करती है, ठीक है। चाणक्य जो है ये उस समय के काफी फेमस डायनेस्टी मौर्य साम्राज्य के, मौर्य जो साम्राज्य हुआ था
और मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे, फाउंडर क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर ये रहा करते थे। ठीक है, अमात्य के पद पर रहा करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इन्होंने बुक लिखी, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, ऐसे ही आप याद रखेंगे, एक बुक आपने कई बार पढ़ी होगी, आपके सामने आई थिंक, मैं मान के चल सकता हूँ कि आपके सामने ये बुक जो है कई बार आई होगी, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? एक राइटर हुआ करते थे कलहन, कलहन। ठीक है, तो कलहन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और जब आप राज तरंगिणी को पढ़ना चालू करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर जो वर्तमान हमारा कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, कश्मीर जो है, जो कि पहले एक राज्य हुआ करता था, तो कश्मीर राज्य का इतिहास की जानकारी जो है वो किस में मिलती है? आपकी राज तरंगिणी बुक में मिलती है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारे पास में विदेशी स्रोत क्या क्या हो सकते हैं जिससे हम ये जान सकें कि उस समय पर सोसाइटी कैसे वर्क कर रही थी, कैसे वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है। हम्म, हाँ ठीक। तो हाँ, यहाँ विदेशी स्रोतों की बात चल रही है, तो आपने याद होगा, आपने नाम सुना होगा एक मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे और एक ग्रीक राजदूत होते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी? इंडिका। इंडिका बुक किसने लिखी थी? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति ने बुक लिखी थी इंडिका। ये इंडिका जो बुक है ये दो सोर्सेस के बारे में जानकारी देती है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या सोर्सेस की जानकारी देती है? कि उस समय का समाज कैसा था, ठीक है, सोसाइटी कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, और उस समय की अर्थव्यवस्था किस तरीके से वर्क कर रही थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से वर्क कर रही थी, तो दो चीजों की जानकारी मिलती है, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखा होगा मिडिवल टाइम में जब मुस्लिम आक्रमणकर्ता भारत में आए थे तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया था। ठीक है, क्या नाम था उसका? अल बरूनी। उसने अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी ने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला। तो रेहला जो है उस समय की जानकारी देते हैं कि किस तरीके से भारत और ईरान के बीच में जो संबंध है वो कैसे हैं, और ईरान की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, भारत की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, मुस्लिम शासनकर्ता यहाँ पर किस तरीके से समाज को कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहेंगे हिस्ट्री, नॉर्मली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो तरीका ये होता है कि हिस्ट्री को हम दो सोर्सेज में बांटते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक आपका लिटरेचर सोर्सेज। ठीक है, अब अगर ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें, सिर्फ इसी की बात करें, हम किसी की बात नहीं करते हैं, ओनली सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल बात करते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है हमारे पास में, ये कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं इसको? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स तीन हिस्सों में हमें देखने को मिलता है, तीन हिस्सों में हम इसको बांट लेते हैं। और वो जो थ्री टाइप होता है, वो थ्री टाइप कौन कौन से होते हैं? तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। पहला, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। एक ऐसा समय, एक ऐसा समय जिसके ना तो हमें रिटर्न सोर्सेस मिले हैं, जिसके हमें ना तो रिटर्न सोर्सेस मिले हैं अच्छे से, ठीक है, और जिसके बारे में हमें सोसाइटी के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं मिलती है, ना हमें उसकी भाषा का ज्ञान है, ना हमें वहाँ की सोसाइटी का ज्ञान है, ना वहाँ के कुछ ऐसे हमें लिखित साक्ष्य मिले। ठीक है, एक दूसरा आप सोर्स की बात कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। क्या होता है आपका? प्रोटो, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो होता है इसको बोलते हैं हम आद ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे इसको? आद
ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल, एक ऐसा समय जहां पर हमें चीजें तो मिली, भाषा तो मिली, ठीक है, लिपि तो मिली, पर हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता चलता है कि यहाँ पे कोई सोसाइटी थी, यहाँ कुछ लोग रहा करते थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, समाज कैसा था, पर वहां पे जो भाषा मिली है उस भाषा को हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। उस भाषा को क्या नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पाते हैं। और जो तीसरा हिस्सा हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री यानी इतिहास। ऐसा हिस्सा जहां पर चीजें हमें रिटर्न सोर्सेस में भी मिली है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, वहाँ की सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहाँ का रिलीजियस स्ट्रक्चर, वहाँ की इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही थी, वहाँ पे लोगों में समानता असमानता किस लेवल पर थी, वो सारी चीजें हम जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसे हिस्से को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, जहाँ पर चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और जहाँ पर हमें सोर्सेस मिले। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी आपका जो पुरातात्विक सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इतिहास को तीन हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। अब जो आपका ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं प्री हिस्ट्री पीरियड, ठीक है, अगर हम इस प्री हिस्ट्री पीरियड को लेके चले, प्री हिस्ट्री को, तो आप इसको भी ना नॉर्मली तीन हिस्सों में तो डिवाइड इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। कितने हिस्सों में कर सकते हो डिवाइड इसको, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हो। अब वो तीन हिस्से कौन कौन से हैं जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, इसको हम नॉर्मली तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यही प्रागैतिहासिक काल हमारा कहलाता है स्टोन एज। क्या कहलाता है, स्टोन एज कहलाता है, यानी पत्थर का काल कहलाता है। क्या कहलाता है, पत्थर का काल। अभी जो आपका पत्थर का काल है, स्टोन एज जो है आपका, इसके तीन हिस्से हैं। नंबर एक, जिसको हम बोलते हैं प्री जिसको हम बोलते हैं पेलोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, पेलोलिथिक, पेलोलिथिक पीरियड। पेलोलिथिक पीरियड इट मीन्स, पेलोलिथिक पीरियड इट मीन्स ऐसा समय जो बीत गया, बहुत पुराना है, यानी पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पैलोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। सेकंड फिर आपके सामने यहाँ पर आता है, सेकंड पीरियड जो आता है उसको बोलते हैं यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। एक हो जाएगा आपका मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल, एक हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है। फिर हम थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमारा निकल के आता है यहाँ पर, थर्ड में क्या आएगा हमारा, न्योलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड जिसे हम नव पाषाण काल कहते हैं, नव पाषाण काल के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल वो समय कहलाता है जहां पर मानव ने अभी जीना ही सीखा था। उसके पास में आ, चीजें नहीं थी, कोई भी शिकार करने के लिए, शिकार भी करता था तो नॉर्मली जानवरों को ऐसे ही शिकार कर लेना, पत्थरों की गुफाओं में रहना, कच्चा मांस खा लेना, वो सारी चीजें इसी के पास में आती थी। फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को आगे बढ़ाया, मेसोलिथिक पीरियड में ये पहुंचा, और यहाँ पर आकर इसने बहुत सी चीजों को डेवलप किया। जैसे इसने बहुत सी चीजों की डिस्कवरी भी करी, लाइक इसने खेती करना बहुत अच्छे से सीख लिया था यहाँ पर, ठीक है। हालांकि खेती उस लेवल पे नहीं हो पा रही थी, पर खेती में बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप कर चुके थे, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी जिसको हम धूम झूम खेती या शिफ्ट स्थानांतरित
कृषि के नाम से भी जानते हैं, उस खेती को इसने करना शुरू कर दिया था। बस्तियां बसाना यहाँ शुरू हो गया था। हालांकि बस्ती अभी भी वेल सेटल्ड नहीं थी, पर शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। शिकार करना बहुत अच्छे से सीख लिया था। शिकार करने के लिए जो टूल्स यानी हथियार होते हैं, उन हथियारों को बहुत छोटा और बहुत नाजुक बना लिया था इसने। फिर जब पहुंचते हैं न्यू लिथिक पीरियड में, तो यहाँ पर इसके पास में आग भी थी, क्योंकि आग का आविष्कार मेजोलिथिक में हो जाता है, तो आग भी थी। पोट्रीज ये बना सकते थे। वेल सेटल्ड बस्तियां, गांव इन्होंने सेटल कर लिए थे। अब ये व्यापार करना शुरू कर चुके थे, यानी धीरे धीरे एक वर्ल्ड सिविलाइजेशन की ओर ये बढ़ रहे थे। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पत्थर का काल, तो पत्थर का काल आपका 3 हिस्सों में डिवाइड है, और तीनों हिस्सों में इस काल को अलग अलग समय के हिसाब से भी बांटा गया है। जैसे पेलोलिथिक की बात करेंगे, तो पेलोलिथिक पीरियड 5 लाख बीसी से चालू होता है, और लगभग लगभग ये नहीं भी जाता है तो भी ये 10,000 बीसीई तक जाता है। ठीक है, कब तक जाता है? 10,000 बीसीई तक जाता है। मेसोलिथिक पीरियड की बात करेंगे तो आप 10,000 बीसीई में इसकी शुरुआत होती है, और ये लगभग लगभग आपका 8,000 बीसीई तक ही जा पाता है। फिर आता है न्यूलिथिक पीरियड की बात, जहां पर मानव ने एक एग्रीकल्चर करना शुरू किया था, और यहाँ पर बहुत काफी फेमस साइट जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में देखने को मिलता है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ फर्स्ट डिस्कवरेबल साइट है, जहां पर पहली बार कृषि करने के सबूत मिलते हैं, पहली बार एग्रीकल्चर का सोर्स मिलता है यहाँ पर। ठीक है। इसका समय जो है वो 8,000 बीसीई से शुरू करके 4,000 बीसीई तक का मानते हैं। ठीक है, 4,000 बीसीई तक का माना जाता है। तो एक तो हमारा सोर्सेस की अगर हम बात करें, मैंने आपसे बात करी थी, तो जैसे मैंने बात करी थी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारा आ, आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री होता है। प्री हिस्ट्री में हमने 3 हिस्से लिए हैं, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अगला आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। अब ये प्रोटो हिस्ट्री क्या है हमारा, और हम इसको किस तरीके से चीजों को देखने पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आप हम इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, जिससे कि हम आपको प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री हम यहाँ से देखेंगे, जिससे कि हमें समझाने में और करने में आसानी हो। प्रोटो हिस्ट्री के आप 2 हिस्से ले सकते हैं। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या ले सकते हैं आप? 2 हिस्से ले सकते हैं। पहला, कैलकोलिथिक पीरियड। कैलकोलिथिक पीरियड, जिसको हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है। कैलकोलिथिक कल्चर या ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जहां पर मनुष्य जो है वो पत्थर यानी स्टोन से आगे बढ़ते हुए मेटल की ओर जा रहा था। किसकी ओर जा रहा था? मेटल की ओर जा रहा था। यही ताम्र पाषाण संस्कृति जब कुछ समय के बाद में समाप्त होती है, तो यहां से शुरू होता है आपका मेटल एज। क्या शुरू होता है आपका यहाँ से? यहाँ से शुरुआत होती है मेटल एज की। मेटल एज यानी धातु का युग। धातु का युग। धातु के युग को आप नॉर्मली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। धातु का युग जो है नॉर्मली आपका 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हिस्सा जो धातु के युग से बिल्कुल सेपरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर एज। क्या बोलते हैं? कॉपर कॉपर एज। कॉपर एज यानी तांबे का काल। कॉपर एज यानी तांबे का काल। ये वो समय था जब मनुष्य
ब्रोंज यानी कांस्य, तांबा यानी कॉपर का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर कर रहा था, इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा था, और समाज में इवन ज्वेलरी भी जो होती है अधिकतर कॉपर की ही बनी हुई है पहना करते थे। इस कॉपर से आगे निकलते हैं और ये पहुंचते हैं आयरन एज के अंदर। कहाँ पहुंचते हैं ये? आयरन एज के अंदर। यानी अब जो शुरुआत हो गई थी इस इसके अंदर लौह युग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, लौह युग की शुरुआत मानी जाती है। अभी जो कॉपर एज है आपका, ठीक है, इस कॉपर एज और कैलकोलिथिक पीरियड, इन दोनों में एक संस्कृति का उदय होता है। इस संस्कृति का नाम क्या था? कॉपर एज की जो मुख्य संस्कृति हुआ करती थी, मुख्य संस्कृति, उस मुख्य संस्कृति का नाम क्या था? आपसे अगर पूछा जाए तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं, सर उस संस्कृति का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, जो आयरन एज होता है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? तो इसके अंदर हम देखते हैं वैदिक कल्चर। क्या देखते हैं? वैदिक कल्चर यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता में हमारे निकल के आते हैं जनपद और महाजनपद। ठीक है, जनपद और महाजनपद आपने सुना होगा, कुरु, पांचाल, वत्सा, चेडी। ठीक है, ये क्या है? महाजनपद आते थे। मगध है ना, मगध भी इसमें सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था सबसे पावरफुल। तो ये था आपका एक हिस्ट्री का इंट्रो, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की और अच्छे से कोशिश करी है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री होती क्या है और हिस्ट्री को हम किस पैरामीटर्स पर तोलने का काम करते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है व्हाट इज हिस्ट्री। तो अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यानी स्टोन एज से। स्टोन एज यानी प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को पढ़ेंगे। एक बार में ये खत्म करेंगे, देन अगला जो हमारी क्लास रहेगी इस क्लास के बाद में, उसमें हम पहुंचेंगे प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हम मेटल एज और कैलकोलिथिक और कॉपर एज और आयरन एज की बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्लास कैसी रही आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताएं कि अगली क्लास कितना जल्दी आए। ठीक है, धन्यवाद।